Okay, so now we start with the next topic, electric dipole. तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो नाम से भी पता चल जाता है कि डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो यहाँ पर डाइपोल वर्ड लिखा हुआ है, डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स टू और पोल मीन्स होता है अपोजिट नेचर के एंड्स। अपोजिट नेचर के एंड्स को बोलते हैं पोल। तो डाइपोल मीन्स दो अपोजिट नेचर के पोल्स, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स जो हमने दो अपोजिट नेचर का चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अगर एक एंड पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए और दूसरे एंड पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए, तो ये जो अरेंजमेंट बन जाता है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। जैसे मान लो ये हमने रख दिया एक हमने रख दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक रख दिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा बन गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। ये डिस्टेंस फिक्स होगा डाइपोल में, ये जो डिस्टेंस होता है ये एक फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये जो अरेंजमेंट बन गया है इसी को बोलते हैं डाइपोल। यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज वाला और ये माइनस क्यू चार्ज वाला, दोनों चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम रहेगा, केवल चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ डाइपोल से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में जिससे डाइपोल को हम कैलकुलेशन में पता लगाते हैं कि डाइपोल का नेचर क्या है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, या फिर डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या चीज होता है? तो देखो डाइपोल हमने जो ऊपर बनाया है उसको हम ऐसे भी, ये भी ठीक है, बट हम उसको जानबूझकर इस तरह से बनाएंगे, ऐसा बना देते हैं डाइपोल को कि हम पॉजिटिव वाले को इधर रख देते हैं और नेगेटिव वाले को रख देते हैं लेफ्ट साइड में। ऐसा क्यों किया है अभी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे डाइपोल के दोनों एंड्स हो गए, और नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ हमने एक ये एरो बना दिया, ठीक है। तो ये एरो क्या बताता है? ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये जो एरो है, ये एरो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जो कि अभी जैसे बताया डाइपोल के प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए ये क्वांटिटी डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ कह लो या डाइपोल मोमेंट वेक्टर कह लो। तो ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा Q इंटू 2L। अब ये 2L क्या चीज है? ये 2L है इस डाइपोल की लेंथ, यानी कि दोनों डाइपोल के जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, या ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 2L है ये P वेक्टर की लेंथ है, या P वेक्टर की लेंथ है माइनस Q से प्लस Q तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कोई बोल सकता है कि ये 2L लेंथ क्यों लिया है, L भी ले सकते थे। तो L इसलिए नहीं लिया गया है कि डाइपोल के लिए जब अभी आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें क्या कैलकुलेशंस की जाएंगी कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमने पढ़ा था, अगर याद हो किसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो कितना था? वो था के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हमने लिखा था तो देखा था कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स पर डिपेंड करता है।
तो वैसे ही जब हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी r डिस्टेंस मेजर करना होगा। तो वो r डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मेजर किया जाता है। डाइपोल का सेंटर मतलब डाइपोल के दोनों एंड्स के बीच में जो मिलाने वाली लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है ये डाइपोल का सेंटर कहलाता है। तो जब हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो डाइपोल के सेंटर से मेजर की जाती है। तो अगर डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करनी हो, मान लो इसी लाइन के अलोंग मेजर करनी हो, तो सेंटर से जब मेजर करोगे तो एल लेंथ हमें इधर मिल जाएगा और एल ही लेंथ इस तरफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है अगर हम इस तरह से 2l लेंथ लेते हैं। तो 2l लेंथ इसीलिए लिया गया है कि जब सेंटर से मेजरमेंट होगा तो एक तरफ l लेंथ हो जाएगा, दूसरी तरफ भी l लेंथ हो जाएगा, तो इसलिए 2l लिया है। l भी ले सकते थे, फिर इधर l/2 होता और इधर l/2 होता, तो कैलकुलेशन में वो 1/2 का एक फैक्टर आता, तो उस कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए इस बात से बचने के लिए 2l लेंथ ले लिया जाता है। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया q इंटू 2l। अब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो डायग्राम में तुमको दिखाई दे ही रहा है कि डायरेक्शन लिया गया है -q से +q की तरफ। ठीक है, और -q से +q की तरफ ही क्यों लिया गया है इसका आंसर भी तुम्हें मिलेगा जब हम डाइपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे। तो डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमने -q से +q की तरफ क्यों लिया है, इस बात का आंसर जानने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया q इंटू 12 और डायरेक्शन क्या हुआ -q से +q की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2l वेक्टर का डायरेक्शन यानी 2l कैप। ठीक है, ये हमने p वेक्टर लिख लिया और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 2l जो वेक्टर है, 2l वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, -q से +q की तरफ 2l वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये आगे तुमको पता चलेगा। तो p वेक्टर का डायरेक्शन, 2l वेक्टर का डायरेक्शन बोलो या बोलो कि डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर इज फ्रॉम -q टू +q, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक कुछ कि कुछ मॉलिक्यूल्स डाइपोल बिहेवियर शो करते हैं, डाइपोल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि हो गया तुम्हारा HCl का मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल में देखें एक तरफ प्लस चार्ज है जितना और क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो इनके बीच में बॉन्ड लगा हुआ है ये डाइपोल के लेंथ के जैसे बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसा केमिस्ट्री में बताया गया होगा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये है एक पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही पोलर मॉलिक्यूल के और भी एग्जांपल होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर मींस जो डाइपोल के जैसा बिहेव करे, तो ये मॉलिक्यूल्स डाइपोल के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इस तरह से हमने लिख दिया HOH, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो टोटल अगर चार्ज देखें तो पूरा जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो न्यूट्रल रहता है। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो नेट चार्ज हो जाता है 0। तो कोई भी मॉलिक्यूल को देख लें, चाहे HCl को देख लें, चाहे NaCl को देख लें और चाहे वाटर मॉलिक्यूल को देख लें, ये सभी का जो नेट चार्ज है वो 0 है, यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन अगर इनके एंड्स पर देखें, इनके एंड्स पर अगर देखा जाए तो इधर जितना नेगेटिव उधर उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही। तो यहाँ देखो एक डाइपोल दिखाई दे रहा है, अगर क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम एरो लगाएं तो देखो यहाँ एक डाइपोल दिखा, यहाँ पर हमने एक एरो लगाया, ये एक डाइपोल दिखा।
और यहाँ पर भी एरो लगाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक डाइपोल ये दिखा और एक डाइपोल ये दिखा, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ एक डाइपोल दिखा, यहाँ डाइपोल दिखा, लेकिन यहाँ पर दो डाइपोल दिखाई दे रहे हैं। इस वाले को मान लो P1 कह दिया और इस वाले को कह दिया P2। तो अगर ध्यान से देखें तो P1 और P2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। देखो मान लो कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, तो Q और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लो 2L, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ देखें P1 और P2 दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0, जबकि ये हमें ऑलरेडी पता है वाटर मॉलिक्यूल के बिहेवियर से कि वाटर मॉलिक्यूल होता है एक पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में क्या दिखाई दे रहा है, नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हैं, पोलर का मतलब होगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, और नॉन पोलर का मतलब होगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट है तो ये पोलर है, सोडियम क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट है तो वो भी पोलर है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जब हमने बनाया इस तरह से, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट आ गया 0, तो डाइपोल मोमेंट 0 आने का मतलब वाटर हुआ नॉन पोलर। बट वाटर के प्रॉपर्टीज से हमें पता है कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन में, यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि वाटर तो आ रहा है नॉन पोलर, उसका डाइपोल मोमेंट हो जा रहा है 0, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमें वाटर के प्रॉपर्टीज जो उसके रिएक्शंस होते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ में, उनसे हम ये जानते हैं कि वाटर पोलर होना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है। इट मींस कि जो हमने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया है, ऐसे जो स्ट्रक्चर बना दिया है, ये स्ट्रक्चर बनाने में हमने गलती की है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। HOH ऐसे एक ही लाइन पर नहीं होंगे, ये क्योंकि एक ही लाइन पर थे इसलिए P1 और P2 अपोजिट आ गए और डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, और कैलकुलेशन में वाटर मॉलिक्यूल नॉन पोलर दिखने लगा। तो ये इस बात का एविडेंस है कि वाटर मॉलिक्यूल लीनियर अरेंजमेंट में नहीं होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए। अगर एक H इधर लगा हुआ है तो एक H कुछ एंगल पर होना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे एक डाइपोल तुम्हारा ऐसे बना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और दूसरा डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ बना। तो अब भले ही P1 और P2 के मैग्नीट्यूड सेम है, बट अब ये दोनों एक ही लाइन पर नहीं है, यानी इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स नहीं है। तो अब इनका जो डाइपोल मोमेंट निकाला जाएगा वो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आने से वाटर मॉलिक्यूल कैसा प्रूव हो जाएगा, पोलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं इस थ्योरी से कि कौन से मॉलिक्यूल्स कितने एंगल पर उसमें एटम्स अरेंज्ड होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में तुम फिजिक्स भले ही ना पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डाइपोल मोमेंट वाले कॉन्सेप्ट का। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। भले ही तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे बट उसमें ये कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, बार बार यूज होगा। तो लगभग MSc लेवल का हमने केमिस्ट्री का देखा है सिलेबस, कुछ कुछ उसमें ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कशन किसी के साथ हुआ था, तो हमने उसमें देखा था कि डाइपोल मोमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। तो अभी क्या हमने इतनी देर में पढ़ लिया है कि डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, दो बातें पढ़ी, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा जाता है। और डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज Q into 2L। व्हाट इज Q, किसी एक एंड पर कितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q।
अगर पूरे डायपोल पर चार्ज देखोगे तो वो जीरो ही आएगा। अगर पूरे डायपोल पर चार्ज देखेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि जितना इधर पॉजिटिव है उतना ही इधर नेगेटिव है। तो नेट चार्ज ऑन ए डायपोल इज जीरो, बट किसी एक एंड पर देखें तो जितना चार्ज है उसी को बोला जाएगा चार्ज ऑन द डायपोल मोमेंट। इस बात को ध्यान से समझना, नेट चार्ज ऑन द डायपोल इज जीरो, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द डायपोल मोमेंट व्हाट चार्ज इज टू बी टेकन, किसी एक एंड पर जितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है कैलकुलेशन में, और उसमें डायपोल लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। डायपोल लेंथ, व्हाट इज डायपोल लेंथ? दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फिक्स डिस्टेंस जो था वो है डायपोल लेंथ। ठीक है, तो Q इंटू 12 हो गया डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्यों है, ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस बात का एक्सप्लेनेशन तुमको आगे मिलेगा। डायपोल का जब हम बिहेवियर पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो टॉपिक डिस्कस होगा तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि माइनस क्यू से प्लस क्यू ही क्यों लिया गया है। ठीक है, तो इस बात का आंसर अभी नहीं दिया जा सकता, आगे मिलेगा इसी एक दो टॉपिक के बाद में। आगे मतलब ऐसा नहीं 4 साल के बाद, अभी एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद। तो ये डायपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिया गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक, तो ये हुई डायपोल के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन। अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें दो कंडीशंस में डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दो कंडीशंस कौन कौन से? तो डायपोल को जब हम रखेंगे, सपोज ये हमारा डायपोल था, नेगेटिव वाले को हमने रख लिया इधर लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव वाले को रख लिया राइट साइड में। किधर भी रख सकते हैं, बट जानबूझकर ऐसा किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाए, बस इसके लिए। और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है कि हमें डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर चाहिए था इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चाहिए था। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर लेते हैं? राइट साइड में लेते हैं। तो पी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ आ जाए, बस इसके लिए हमने माइनस क्यू को लेफ्ट में और प्लस क्यू को राइट में रखा है। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो दो कंडीशंस में कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हारा डायपोल का सेंटर, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो ये वाली जो पोजीशन होती है, यानी कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, उसी लाइन पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट के पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, बिकॉज ये वाली जो लाइन है ना, पी वेक्टर वाली लाइन, इसको एक्सिस ऑफ डायपोल भी कहा जाता है, एक्सिस ऑफ डायपोल। तो क्योंकि एक्सिस पर पी पॉइंट है, इसलिए इसके पोजीशन को बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन। इसी तरह से अगर हम डायपोल की एक्सिस का जो मिड पॉइंट है, यानी डायपोल का सेंटर, तो डायपोल के सेंटर पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पर लिया हमने पी पॉइंट, अगर हमारा पी पॉइंट यहाँ पर होता है इस जगह पर, तो इस पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन दूसरा नाम भी है। इक्वेटोरियल पोजीशन को बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और ये वाली जो पोजीशन एक्सियल पोजीशन को, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जा सकता है, एंड ऑन पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट करना है। तो इसमें पहले हम एंड
एंड ऑन पोजीशन वाला कर लेते हैं, एक्सियल पोजीशन वाला थोड़ा इजी रहेगा। पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन वाला भी कर लेंगे, ठीक है। ये सैकत क्या चैटिंग में पूछ रहे हैं, इफ द टू एंड हैव डिफरेंट चार्जेस, तब वो डाइपोल नहीं बनेगा। अगर दोनों एंड्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तब उसको डाइपोल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल में वही डाइपोल उसी अरेंजमेंट को कहेंगे जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, ठीक। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक। और चार्ज भी कोई ये होना चाहिए पॉइंट चार्जेस, तब हमारा डाइपोल बनेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एंड ऑन पोजीशन में। बार बार चैट देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम अपना बोल कर भी बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसको जब बोलना हो तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, अननेसेसरी साउंड नहीं होना चाहिए, जब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, तो क्या कैलकुलेट करना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और इसमें पहले हमें क्या करना है, हमें पहले कैलकुलेट करना है एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को दूसरा नाम क्या बताया गया था, एंड ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन के लिए डायग्राम कैसे बनाना है, एंड ऑन पोजीशन के लिए ये हमने रख दिया अपना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला मान लो इधर रख दिया इस तरफ, और नेगेटिव वाला रख दिया लेफ्ट साइड में, ये इधर रख दिया। पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने पी वेक्टर से, ये रहा हमारा पी वेक्टर। पी वेक्टर ये हो गया डाइपोल का सेंटर, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में हमें एक पॉइंट ले लेना है, ये डाइपोल का एक्सियल पोजीशन, यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना होगा, ठीक है। तो डाइपोल की लेंथ अभी जैसे बताया गया था 2l लेंथ ले लिया, तो सेंटर से इस तरफ l और सेंटर से दूसरी तरफ भी l, और डाइपोल के सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, अभी जैसे बताया गया था कि डाइपोल के सेंटर से ही डिस्टेंस लिया जाएगा। तो अगर हमने बोला कि डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में उसके सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है सपोज r, तो हम ये बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस r। जब हमने कह दिया एट डिस्टेंस r, तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से ही मेजर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, ए और बी पॉइंट्स ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो फिर भी यहाँ एक बार बता देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ P पॉइंट है, P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो है, एक ये प्लस क्यू और एक ये माइनस क्यू, इन दोनों का जो सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, ए वाले का और बी वाले का, उनका जो रिजल्टेंट होगा वही P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो वो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और उसका फिर रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अब अलग अलग लिखा जाएगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लिया हमने E प्लस इसको नाम दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो जनरल फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन को हम बाद में देखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हमें क्या देखना है, प्लस क्यू वाले का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस क्यू वाले का P पॉइंट तक डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है B से लेकर P तक, तो BP स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, मान लो हमने उसको नाम लिख दिया E माइनस, तो E माइनस की वैल्यू क्या होगी, के क्यू माइनस क्यू वाले से डिस्टेंस, माइनस क्यू वाला यहाँ रखा है और P पॉइंट यहाँ पर है, तो कितना डिस्टेंस होगा, देखो सेंटर से P तक R है और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है L, तो A से लेकर P तक, हाँ तो इसको हमने AP स्क्वायर फिलहाल लिख दिया। अब दोनों की वैल्यू लिखें, तो AP इक्वल टू होगा R प्लस L और BP इक्वल टू क्या होगा, BP इक्वल टू होगा R माइनस L। डायग्राम देखने से पता चल जा रहा है। तो E प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, E प्लस की वैल्यू आएगी के क्यू बाय R माइनस L होल स्क्वायर। और इसी तरह से E माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, ये पॉजिटिव वाले का और इक्वेशन 5 में नेगेटिव वाले का। अब जरा देखें कि जब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों फील्ड का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों फील्ड का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव वाले चार्ज का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में होगा, अवे डायरेक्शन में देखो प्लस क्यू से P की तरफ गए तो ये डायरेक्शन आया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव वाले का आया। और इसी तरह से अगर नेगेटिव वाले का डायरेक्शन बनाए, नेगेटिव वाला यहाँ रखा है, नेगेटिव से P की तरफ गए, P से माइनस वाले की तरफ देखा तो ये डायरेक्शन आया, यानी टुवर्ड्स द चार्ज आया। पॉजिटिव का होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ये हुआ E प्लस और ये किसका डायरेक्शन हुआ, E माइनस का डायरेक्शन। तो अब P पॉइंट पर देखें, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है और एक ही लाइन पर है। तो जब दो वेक्टर एक ही लाइन पर आ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डायरेक्शन किधर आ जाता है, जिधर बड़ा वाला वेक्टर था। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि दोनों में से बड़ा कौन है, E प्लस बड़ा है या E माइनस बड़ा है। देखो इक्वेशन 4 में के क्यू बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर और इक्वेशन 5 में के क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर, तो E प्लस बड़ा होगा कि E माइनस बड़ा होगा, तो दोनों का हाँ दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर देख लो, E माइनस का डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि E माइनस होगा छोटा और E प्लस होगा बड़ा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़ा कौन सा आया, E प्लस बड़ा आया, तो हम क्या लिखेंगे, E प्लस में से E माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि के क्यू आ जाएगा कॉमन और E प्लस की वैल्यू क्या थी, 1 बाय आर माइनस एल होल स्क्वायर बाय 1 बाय आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी को आगे कैलकुलेट कर लेने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, के क्यू और इधर कैलकुलेट किया हमने, एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, और उनका स्क्वायर भी था, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लिखना पड़ेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इधर क्या आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर में देख लो क्या क्या चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आर स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2RL, और 2RL ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा फिर, तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिल जाता है E इक्वल टू क्या आया KQ, और इधर 2RL, और इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। इसको और सॉल्व करते हैं आगे, देखो क्या आता है के क्यू 2RL, और अगर यहाँ से, अच्छा यहाँ पर एक बात बताना छूट गया, देखो यहाँ बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बता देते हैं। हाँ, अब जरा देखें इस जगह, ये Q हमें दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, L दिखाई दे रहा है, तो अगर हम Q और 2L इनको एक साथ ले लेते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था P इक्वल टू Q इंटू 2L, इट मीन्स Q 2 और L इनको अगर एक साथ लिख लें Q इंटू 2L, और क्या था R था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया है यही डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे के पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोले 2RL और 2RL, तो यहाँ पे हो जाएगा 4RL, तो यहाँ और एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक 2 कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 2KP आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जैसा अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, डायरेक्शन किधर होगा जब दो वेक्टर एक ही लाइन पर हैं और अपोजिट हैं, तो किस तरफ डायरेक्शन होगा, जो दोनों में से बड़ा है। तो दोनों में से बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, E प्लस का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, उसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने गलत बना दिया, E प्लस से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि E प्लस में से तो ये वाला घट गया ना E माइनस, तो डायरेक्शन तो इधर ही होगा, लेकिन E प्लस से बड़ा नहीं होगा। ये मान लो ऐसे कुछ आएगा डायरेक्शन, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखोगे, अब जरा डायरेक्शन को देखो ध्यान से, डायग्राम में डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, एनीबॉडी, डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऑपोजिट द डाइपोल। अपोजिट नहीं है, देखो सेम डायरेक्शन है। ये देखो P वेक्टर है ना, किधर से किधर होता है, माइनस Q से प्लस Q। ठीक है, तो जो माइनस Q से प्लस Q यानी P वेक्टर का डायरेक्शन है, देखो ऐसे लाइन मिलाते चले आओ, E नेट का भी वही डायरेक्शन है। समझ में आई बात। तो E नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जिधर P वेक्टर है वही डायरेक्शन। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हो R वेक्टर का डायरेक्शन है, R वेक्टर का डायरेक्शन क्या चीज था, which quantity was R? R was the distance of point P from the center of the dipole। देखो ये center of the dipole है, ये P point यहाँ पर है, तो R क्या था,
सेंटर से P की तरफ डायरेक्शन था, यानी कि जो R वेक्टर का डायरेक्शन है वही E वेक्टर का डायरेक्शन होगा। देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, E नेट किधर है, O से P की तरफ जाने वाला वेक्टर ही E नेट के डायरेक्शन में है, या बोल सकते हो P वेक्टर का डायरेक्शन और E वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो इक्वेशन 6 को अगर चाहें तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और आगे सॉल्व कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर है वहां से R को कॉमन ले लो। ये जो भी डायरेक्शन वाली बात है अभी और क्लियर हो जाएगी अगर हम एक स्टेप और आगे सॉल्व कर देंगे। एक स्टेप अगर और आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से R को कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर से अगर हमने R को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 2kp/r, यहाँ से R को कॉमन लिया तो हो गया r⁴ 1 - l²/r² ठीक है, किसी को कोई डाउट? देखो जरा यहाँ R को कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, r² कॉमन लोगे और एक स्क्वायर पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा r⁴ और 1 - l²/r², ये आ गया। ठीक है, okay, so we have calculated electric field due to an electric dipole at an axial position, and the electric field comes out to be 2kp by r² plus l² to the power 2, and here 1 power of r also. So this is the electric field at an axial position due to an electric dipole. Okay, so if we have a short dipole का क्या मतलब है कि r that is distance of the point of concentration from the center of the dipole is much larger than L. What is L? L is the half dipole length. So if the dipole has very small size in comparison to the distance r, then the dipole is treated as a short dipole. So if r is much greater than L, therefore what we can write, r by L will be much greater than 1, or you can say L by r is much less than 1. L by r will be much less than 1. It means if we have L²/r², it will be very small, and hence can be neglected. So how to neglect it, how to do the calculation for this? तो यहाँ से इक्वेशन 1 से देखें, E equal to 2kpr, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो r⁴ मिलेगा, 1 plus l²/r² यहाँ मिलेगा. So as we have discussed, l²/r² can be neglected in this calculation. So E becomes 2kpr/r⁴, और यहाँ से r की एक पावर हम डिवाइड कर देंगे, then we get what? We get 2kp/r³. So this is the electric field due to a short dipole at a point on its axial position, and where k, as we already know, what is k? K is 1/4πε0, where k is this value. So this is the value of electric field at an axial position due to dipole